हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की सीरीज है जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। इस सीरीज का हमारा लक्ष्य है कि हम हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को उत्तर लेखन अभ्यास के द्वारा पूर्ण कर सकें। और इसी उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज की तरह हमारी एक मास सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच सीरीज, जिसमें हम जीएस के पेपर 1, 2, 3 एंड 4 का प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास कराते हैं। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 7वां सत्र है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपना पाठ्यक्रम देखते हैं। तो जिसमें हमने कहानी खंड को उठाया है। कहानी खंड में हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानी का और प्रश्न पत्र 2 में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानता की कहानियों के हम प्रश्न उत्तर लेखन अभ्यास कर रहे हैं। तो आज का है हमारा 25वां प्रश्न है। इससे पहले 1 से लेकर 24 तक के प्रश्न हम पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवृत्तिगत दृष्टि से क्या नई कहानी पूर्ववर्ती कहानी की मात्र निरंतरता है या विच्छेद? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप हमारे जो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न 21 किया है उसका आप उत्तर इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ आपको इसमें ऐड करना है, जो है कि इसमें अंतर बताना है कि पहले जो पत्र शैली या चेतना शैली या फिर क्या बोलते हैं प्रत्यावलोकन शैली जो थी, उसके साथ में डायरी शैली और फैंटेसी शैली का भी प्रयोग होने लगा है। ठीक है। और इसी तरह से कि पहले ग्रामीण परिवेश जो केंद्र में था उसे बदलकर अब मध्य वर्गीय परिवार केंद्र में आ चुका है। और शहरीकरण के कारण जहाँ पहले पुरुष स्त्री संबंध में टूटन प्रारंभ हो चुका है और अकेलापन, अजनबीपन, ये सब शहरी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है और कथानक भी टूटने लगा है। पहले क्या होता था कि कोई कहानी में श्रृंखलाबद्ध तरीके से कहानी चल रही होती थी, लेकिन अब छोटी सी ही बात पर पूरी की पूरी कहानी लिख दी जाती है। और अब भाषा शैली को भी सार्वजनिक बनाया गया है। और आप देखेंगे कि जो बूढ़ी काकी पहले की कहानी थी और चीफ की दावत, इन दोनों में कितना अंतर है। बूढ़ी काकी जहाँ पहले भूख के लिए मर रही है, वहीं बूढ़ी काकी के अंदर आप देखेंगे, ओ चीफ की दावत में देखेंगे कि वो उसकी समस्या भूख नहीं, उसकी समस्या क्या है कि उसका बच्चा ही उसे बदसूरत और अंग्रेजी ना आना, हाथ ना मिलाना के कारण वह उसे काल कठोरी के ताकि उसका चीफ उसकी माँ को ना देख सके। इसी तरह आप देखेंगे कि बेमेल विवाह, जो बेमेल विवाह प्रेमचंद के यहाँ दिखता है वो उम्र अंतराल का दिखता है। जबकि नई कहानी के अंतर्गत आप देखेंगे कि बेमेल विवाह नन्नों के अंतर्गत कि उसके साथ धोखा किया गया है, कि दिखाया जाता है राम बाबू को, लेकिन उसके बड़े भाई से मिश्री लाल से उसका ब्याह करवा दिया जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे जिंदगी और जोंक के अंतर्गत कि गरीब व्यक्ति का किस तरह से शोषण होता है। इसी तरह पूस की रात में एक किसान के शोषण के बारे में बताया गया है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लेखन अभ्यास कर सकते हैं। इसका उत्तर लेखन आप अपने स्तर पर करके कमेंट बॉक्स पे पोस्ट किए, इसका एवेलुएट करके हम आपको उस पर सजेशन देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जिसपे जिंदगी और जोंक में रजवा की जीजी विशा पर प्रकाश डालिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत हमने जिंदगी और जोंक की कहानी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी को आप लिख सकते हैं और इसका आप उत्तर लेखन अपने स्तर पर करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। इसका एवेलुएट करके बताया जाएगा आपको। और इसमें आप बस ऐड कर सकते हैं कि कहानी जो गोपाल है वह एक अनाथ बच्चा है जिसका नाम रजुआ रखा जाता है, जो शिवनाथ बाबू रखते हैं। और ये पूरे समाज के द्वारा इस रजुआ का शोषण किस प्रकार से होता है ये बताया जाएगा। कि जब शिवनाथ बाबू के यहाँ साड़ी की चोरी होती है तो वह रजुआ को ही चोर मान लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं खूब बुरी तरह। जब पता लगता है कि साड़ी उनके घर में ही मिली है तो वह हंसते हंसते क्या बोलते हैं कि चलिए नीच और नींबू को दबाने के बाद
ही रस निकलता है और वह इसे टाल देता है ऐसे हंसते हंसते। इस तरह से कि भाई किस तरह से एक अनाथ और निम्न वर्ग के परिवार के साथ कितनी जातियाँ और उनका शोषण होता है, कहानी उसके ऊपर बताई गई है। तो और जब रजुआ का बीमारी होती है, उसे हैजा हो जाता है, तो भी उसका कोई ध्यान नहीं रखता और वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। चीफ की दावत में नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा के मनोविज्ञान का उद्घाटन कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस चीफ की दावत की कहानी क्या है कि एक शामनाथ व्यक्ति है जो अपने चीफ को दावत पे बुलाता है और उसकी जो बूढ़ी माँ है वह बदसूरत, जो खराटे लेती है सोते हुए, ठीक है, और जिसे अंग्रेजी बोलना या हाथ मिलाना नहीं आता है। तो इसका हम परिचय इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। इसकी संरचना में हम लिखेंगे कि चीफ की दावत की संवेदना का एक महत्वपूर्ण पक्ष नौकरी पेशा वर्ग की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति का उद्घाटन भी है। अनेक प्रकार की लिप्साओं में डूबा नौकरी पेशा वर्ग का व्यक्ति किसी भी प्रकार की तरक्की कर अपनी सुविधाओं एवं संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहता है। यह आधुनिक जीवन का एक विद्रुप पक्ष है। इसमें आगे हम लिखेंगे कि जिससे भीष्म सानी ने शामनाथ और उसके बॉस का माँ के प्रति व्यवहार से वंचित किया है। एक और शामनाथ है जो पहले माँ को अपनी पद उन्नति में बाधक समझकर उन्हें अपने बॉस की नज़रों से छिपाना चाहता था, क्योंकि माँ दिखने में बदसूरत, अंग्रेजी में बात करना, हाथ मिलाना नहीं आता एवं माँ को सोने नहीं देना चाहते क्योंकि खर्राटों की आवाज़ आएगी। जब यह पता लगता है कि माँ उसकी पदोन्नति में साधक हो सकती है, तब उसे माँ को अपमानजनक माहौल में गीत गाना पड़ता है। उसके मातृ हृदय के प्रेम का स्वार्थपूर्ण दोहन करता है। उसका बॉस भी माँ की कला से परिचित होने पर अपने घर की सजावट हेतु उनका इस्तेमाल करना चाहता है। इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि व्यापक अर्थों में चीफ की दावत कहानी की संवेदना का मूल आयाम मनुष्य जीवन की मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों के लोप होते जाने के यथार्थ का उद्घाटन है। कहानी एक और स्वार्थ में अपनी जननी तक को तिरस्कृत करने वाले पुत्र का चित्र उपस्थित करती है, तो दूसरी ओर पुत्र के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से व्यतीत लेकिन फिर भी पुत्र प्रेम से अप्लवित मातृ हृदय का जो पुत्र की पद उन्नति की संभावना जानकर उसे इस हेतु असीम दुआएं देने लगती है। इस तरह कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये हमारा 28वां प्रश्न है, जिसमें कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह खेती का मज़ा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हमें करें, मज़ा दूसरे लूटें। ये पंक्तियाँ पूस की रात कहानी से ली गई हैं। ये व्याख्या है जो कहानीकरण से उठा के पूछी गई है। जो देखते हैं इसको हम इस तरह से प्रारंभ करेंगे इसका उत्तर लेखन। पहले हम संदर्भ बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कथा सम्राट प्रेमचंद की यथावर्दी कहानी पूस की रात से अवतरित है। इसके प्रसंग क्या है कि पूस की रात का मुख्य चरित्र हल्कू पशुओं से अपने खेत को बचाने के लिए जाड़े की ठिठुरती रात में अपने कुत्ते के साथ खेत की रखवाली करते हुए कुत्ते से ये बातें कहता है। तो व्याख्या हम इसमें लिखेंगे
के हल्कू छोटे किसान की विडंबनापूर्ण स्थितियों को उपयुक्त पंक्तियों में व्यंजित करता है। कुत्ते जबरा के माध्यम से वह छोटे किसानों की बदहाल स्थिति को व्यक्त करता है। इस स्थिति के पीछे शोषण है। वह इस बात को समझता है कि मजदूरी हम करें, मजा दूसरा लूटे। इसी कारण एक वर्ग ऐसा है जिनके पास अत्यधिक सुविधाएं हैं और दूसरा वर्ग ऐसा है जो अभावग्रस्त है। विशेष इसमें ये पंक्तियां अभावग्रस्त निम्न वर्ग और सुविधा संपन्न उच्च वर्ग की जीवन परिस्थितियों के बीच पसरी खाई को व्यंजित कर रही है। वहीं दूसरी ओर ये उच्च वर्गों के उस व्यवस्थागत षड्यंत्र को बेनकाब करती है जिसके माध्यम से वे निम्न वर्गों के श्रम बल पर सुविधाजनक जीवन जीते हैं। वहीं तीसरा, प्रेमचंद इन कहानियों में खुद आगे नहीं आते बल्कि अपने पात्रों के माध्यम से यह काम संपन्न कराते हैं। इस तरह से हम इन पंक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं और व्याख्या आपको पता है कहानी में से एक आती ही आती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आज का 29वां है। यह भी एक व्याख्या है। यह है कि पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने बाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठा था, मिथ्या था, भ्रम था। ये पंक्तियाँ आप यही सच है कहानी से ली गई हैं और ये कहानी दीपा नामक लड़की की जीवन की कहानी है जो डायरी के श्रेष्ठों में अपनी बातों को लिखती है। और दीपा जो निरीशा निश्चित व्यक्ति है उससे प्रेम करती है और जब वह उसे चिट्ठी लिखकर बताती है तो वहाँ से इसके प्रति कोई जवाब नहीं आता। तब दीपा को महसूस होता है कि वह संजय के साथ ही सुख है। तो इसको हम इस संदर्भ में, इस पंक्तियों का संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह की मन्नू भंडारी कृत कहानी यही सच है से अवतरित है। इसमें प्रसंग हम लिखेंगे। यह गद्यांश उस प्रसंग से संबंधित है जब नायिका प्रेम की दुनिया में आने वाले सभी विचलनों से जूझने के बाद अपने यथार्थ को ही जीवन के सच के रूप में देखने में समर्थ हो पाती है। इसकी व्याख्या, अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान अपने पुराने प्रथम प्रेमी निशांत से मिलकर नायिका विचलित होने लगती है, पर जब उसे प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो अपने वर्तमान प्रेमी संजय को अपने साथ खड़ा पाकर राहत व सुरक्षा महसूस करती है। इसी तरह से संजय के आलिंगन में बंद कर भावुकता वश से उसे बोल नहीं मिल पाते तथा वह उसे कस कर अपने से बांध लेना चाहती है। उसके असुरक्षा बोध को राहत मिलती है जब वह संजय के अंधेरों पर स्पर्श को अपने माथे पर महसूस करती है। तब वह समझ पाती है कि उसका यह वर्तमान ही उसका सच है, शेष अन्य सब कुछ झूठा व कोरी भावुकताजनक भ्रम था। इसका विशेष में हम देखेंगे कि उपयुक्त गद्य अपनी बेबाकी व पारदर्शिता के कारण अत्यंत प्रभावशीलता प्रतीत होता है। जीवन का वास्तविक दर्शन तथा रिश्तों की दुनिया का अत्यंत सामान्य व स्वाभाविक विचलन को सामने लाया गया है। भाषागत दृष्टि से देखें तो सहज, सरल, स्वाभाविक भाषा के बीच भाल, अंधरों, मिथ्या, भ्रम का जो स्पर्श दिया गया है वह अभिव्यक्ति में गहनता का पुट देता हुआ प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में काव्यात्मक लय दिखाई भी देती है। तो यह आज का हमारा 29वां प्रश्न था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा 30वां प्रश्न है। यह भी एक व्याख्या है जिसमें है, और यह राजधानी जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं, अपने देश का नहीं। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह आ सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुँचती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं,
पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक है जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी है। ये लाइनें यूपीएससी के द्वारा 2013 और अभी हाल ही में 2020 में पूछी गई हैं। तो इसकी व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। इसमें प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रचनाकार कमलेश्वर की रचना खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं को भी हम हमारी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी इसे दे सकते हैं। इसे ली गई हैं जिसमें चंदर की मन स्थिति के माध्यम से एक ग्रामीण परिवेश से निकले युवक को महानगरों में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या होंगी कि खोई हुई दिशाएं कहानी शहराती बोध अजनीपन पर लिखी गई कहानी है। कस्बे से बाहर निकला चंदर शहर में आकर अपने को अकेला पाने लगता है और अजनबी महसूस करता है। वह कस्बाई जीवन का सामाजिक संस्कार लेकर महानगर में भटकता है, लोगों से आत्मीय संबंधों की अपेक्षा करता है, लेकिन यहाँ अजनबीपन लगातार डंक मारता रहता है। कहानी में महानगरीय जीवन के अकेलेपन, विवशता तथा खोखलेपन को चित्रित करती है। सीधे, ईमानदार तथा दयनीय व्यक्ति का शोषण किन किन स्तरों पर होता है, यह इस कहानी में स्पष्ट दिखाया गया है। इसमें रचनात्मक सौंदर्य, कस्बाई, नगरीय एवं महानगरीय जीवन की तमाम गतिविधियों का वर्णन किया गया है। लोगों के सहज मनोविज्ञान को देखा जा सकता है। इसके शिल्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कथानक का टूटना। इसमें ना तो ज़्यादा चरित्र हैं और ना ही घटनाओं की श्रृंखला। इसमें एक छोटी सी घटना के ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी लिख दी गई है। और भाषा शैली के स्तर पर यह कहानी कविता जैसा प्रभाव धारण करती है। भाषा में प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। तो आज का ये हमारा आखिरी और तीसरा प्रश्न था। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून। थैंक यू।